हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा सेकंड चैप्टर हिस्ट्री। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हम इसको देखिए सीटेट के लिए देख रहे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं यूके टेट, जे टेट, जो भी टेट होगा या फिर किसी भी जब बीपीएससी ट्री 4 के लिए भी आप देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर हम इसके लिए देख रहे हैं, पूरा आपको एनसीईआरटी कराएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा वीडियो कैसा है। आरंभिक मानव आखिरकार इधर इधर क्यों घूमते इधर उधर। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल से पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा गया है। देखिए, जो इस महाद्वीप में 20 लाख पहले से मतलब रहते थे, और हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन का इंतजाम करते थे। इस विधि के अकॉर्डिंग इनको ये नाम दिया गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास पौधा, फूल, जानवर मतलब खा के समाप्त कर देते होंगे। फिर तो उन्हें दूसरी जगह जाना ही पड़ता होगा, इसलिए भोजन और की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया ही करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते होंगे कि मतलब कहाँ पे कौन सा शिकार मिल जाएगा। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग, ये याद रखिएगा कारण पूछता लाइन टू लाइन, अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते हैं। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि पानी वगैरह ख़त्म हो गया हो या सूखा हो गया होगा, इसलिए वो चले होंगे। या फिर कई नदियों झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों नदियों में पानी मतलब बारिश के बाद मिल जाता है, तो इसलिए वो लोग चले गए होंगे मतलब कि पानी की तलाश में ढूंढने के लिए। खूब मतलब सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर उनका जाना पड़ता ही होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी और औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो मिल तभी तो पुरातात्विक जो है वो खोजे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए लोग करते होंगे। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र सेकंड देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान भी पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। जहाँ पे ये जैसे ये भीमबेटका देख रहे हैं ना, भीमबेटका यहाँ पे मिले हुए हैं। इसके अलावा और भी कई स्थान है आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने ही स्थान दिए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं, जैसे हुंगशी हो गए, कुरनूल की गुफाएं हो गई, ये सब। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका कहाँ पे है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पूरा स्थल पे गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, याद रखिएगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते हैं उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर मतलब उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें छोड़ा गए। ये जमीन के ऊपर या फिर अंदर मतलब कि दब के रह गए हैं, फिर समुद्र या नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में बताया जाएगा। पुरास्थल पूछ लेता है ये वाला। आग की खोज, देखो कुरनूल की गुफा भी हमने बताया था ना, यहाँ राख के अवशेष मिले। कहाँ पे? कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष। अब हम भूल जाएंगे ख मिल रहा है और क, इन दोनों का अगल बगल का संबंध है ना, तो ख मतलब राख का अवशेष कहाँ मिला है? क पे, कुरनूल में अवशेष मिले। इसका मतलब ये कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया हो गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया गया होगा। नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। यह शब्द दो से बना है, जैसे प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, मतलब पूरा मतलब
प्राचीन पाषाण मतलब पत्थर से बना। नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख से पहले था, ठीक है, 20 लाख से पहले 12,000 के पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की 99% कहानी किसी काल में घटित हुई। किसमें? पूरा पाषाण काल में। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसको मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे। अगले युग की शुरुआत होती है। देखिए, अगले युग की शुरुआत जो होती है 10,000 साल से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, जैसे पता करना। नौ मतलब कि नए नए पाषाण, नए नए पत्थरों का खोज, यही होगा। बदलती जलवायु, यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पूछता है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे उनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। देखो, हम जहाँ चीज़ जाते हैं, जो चीज़ भी मतलब कि देखते हैं, धीरे धीरे और सीखते जाते हैं और मतलब उसमें डेवलप हो जाता है और चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, अच्छा होता जाता है। तो ऐसे ही ये लोग भी करते, जैसे धान वगैरह उगाने का काम, रोपाई करने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण, क्या कहते हैं, भोजन का स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चे इन अनाजों के भोजन को बटोरने के लिए शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे अभी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे, वे कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या बन गए? कृषक बन गए। इसी तरह के लोग अपने घरों के आसपास मतलब चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले हम जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ता था। याद रखिएगा, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए, यानी पशु को पालने लगे। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक। मतलब देखो, अभी हम लोग के घर पे भी मतलब बीज बोते हैं, उसको देखते हैं ना, पानी कहीं खत्म तो नहीं हो गया, पानी लगाना रहेगा, पानी भरना रहेगा, खरपतवार हटाना रहेगा। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए भी, जैसे धान लग रहे हैं, उस धान के बीज को बहुत से कम मतलब कि काम शामिल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन, बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना पड़ता था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा, फिर मतलब कि उसी में रखते थे। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। देखो, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या बढ़ती तो है, साथ में उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत क्या है? दूध। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम मानचित्र 2 में अभी देखेंगे। क्या तुम्हें नीले मतलब नीला वर्ग दिखाई दे रहा होगा? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्विकों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिली। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। कहाँ पे? पूरे उपमहाद्वीप में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। वास्तव में देखो, यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधा और पशुओं की हड्डियों का नमूना का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों की दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं।
अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविद को कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जोम। बुर्जोम पहले आपसे पूछ लेगा ये कहाँ पे है, ये कश्मीर में है। और यहाँ पे गर्तवास का साक्ष्य मिला, यानी लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिनको गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार वो लोग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के और मतलब कि पत्थर के औजार मिले हैं, इसलिए इन्हें नौपाषाण युग माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली, मशूल का उपयोग, ओखली वगैरह तो आपने देखा होगा, अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता होगा। ये याद रखिएगा, 1000 सालों बाद भी ओखली और मशूल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, जिनको हम लोग अपने घर पे सिलबट्टा बोलते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार किससे बनाए जाते थे? हड्डियों से बनाए जाते थे। नौपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया, यानी सजाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन अनाज अब आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं। एक तरफा कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार, भोजन संग्रह करने का काम करते थे, और अन्य लोगों ने 1000 सालों के दामन में धीरे धीरे खेती, मतलब कोई चीज़ अचानक थोड़ी होगा, धीरे धीरे करेंगे तभी तो आएगा ना। तो इस तरह से हुआ होगा। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। देखो, ईरान से जाने वाले, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं को उपजाया था। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियां की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, इनमें से कुछ संभवतः जो है वो भंडारण के काम आते हैं। मृत्यु के बाद समांतर मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते होंगे, मतलब सम्मान। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, याद रखिए। इसलिए कब्रों के साथ क्या करते थे, जैसे मृतक जो होते थे उनके कब्र में कुछ सामान रख देते थे कि वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए, मतलब कि वहाँ जाएगा परलोक में तो ये क्या खाएगा। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो इस 49 रुपीज़ में इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, तो आप ले सकते हो। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।